Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7. So, dear students, in today's lecture, we are going to start the unit number 11. So, open your book page number 139. तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 जो कि हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में से पहले दो कंपोनेंट्स जो कि हैं प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाकी के दो कंपोनेंट्स जो कि हैं वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ब्लड कंपोनेंट्स जो है वो प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स पढ़ाया था, जो कि आज हम वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, WBCs। White blood cells. White blood cells have a big nucleus and can change their shape. Their job is to protect the body against disease. Some white blood cells eat the microbes that cause disease. Others make antibodies or antitoxins. Antibodies are chemicals that destroy microorganisms by dissolving them. There is a different antibody for each kind of microorganism. एंटीटॉक्सिन्स ब्रेक डाउन टॉक्सिन्स पॉइजन्स जो कि हैं दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। अब डियर स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स नाम से ही पता चल रहा है देयर कलर इज ए वाइट। दे कंटेन अ बिग न्यूक्लियस एंड कैन चेंज देयर शेप। अब रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स में क्या फ़र्क है? सबसे पहला तो ये रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, जबकि WBCs में अ बिग न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस ये कि रेड ब्लड सेल्स की शेप थी राउंड और दोनों साइड से हालो होता है वो, जबकि WBCs वाइट ब्लड सेल्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। अब शेप चेंज करना क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है हमें शेप चेंज करने की? तो आपके सामने डियर स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम बनाई है जिससे आपको समझ आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने ह्यूमन बॉडी सेल्स बनाए हैं और स्क्वायरिश बनाए हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके नॉर्मल सेल्स में और बॉडी सेल्स में। तो मैंने यहाँ पे कैपिलरी बनाई है। तो कैपिलरी थी क्या? कैपिलरी थी हमारा स्मॉलेस्ट वेजल्स जो कि इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट करता है मटीरियल्स का टिश्यू और ब्लड के दरमियान। मैंने यहाँ पे आपको कैपिलरी दिखाई है, इसमें WBCs और इसमें ब्लू कलर का मैंने न्यूक्लियस शो किया है। अब WBCs की ये शेप थी, मगर इस पे स्क्वेज आउट होके बाहर निकलना था। अब क्यों बाहर निकलना था? WBC बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। जब भी कोई डिजीज़ हमें अटैक करती है तो ये WBCs इसको फाइट करते हैं। अब यहाँ पे कैपिलरी से स्क्वेज आउट होना क्यों ज़रूरी था? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे हाथ पर कट लग जाता है, स्टार्ट ब्लीडिंग, इसका मतलब मेरे जो टिश्यूज़ हैं जो हैं मेरे इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हो चुके हैं। अब जो इन्वायरमेंट में जरासीम है वो मेरे टिश्यूज़ को अटैक कर सकते हैं और मुझे हो सकते हैं इन्फेक्शन। यही वजह है कि यहाँ हमें WBC की ज़रूरत है। WBC इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कैपिलरी से स्क्वेज आउट होके जा रहे हैं किसकी तरफ? साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस कट की तरफ जा रहे हैं, इस कट की तरफ जहाँ पर हमारे टिश्यूज़ हमारे इन्वायरमेंट के जर्म्स के साथ एक्सपोज हुए हैं, वहाँ जाकर ये अपना काम करेंगे। अब ये अपना क्या काम करेंगे ये पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस में, WBC की सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे। अब ये नाउ सिग्निफिकेंस, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। WBCs बीमारी से हमें बचाते हैं। उनका दूसरा नाम जो है वो है इम्यून सिस्टम भी है उनका नेम है, जिसकी हम बहुत ज़्यादा अक्सर हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर और डिजीज़। सबसे पहले आते हैं नंबर A पे।
Some WBCs eat the microbes that cause disease. कुछ WBCs माइक्रोब्स को खा जाते हैं। अब माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया गया वर्ड है और यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई, इसमें से कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने स्टार शेप बनाए हैं, वो आप समझ लें कि कोई वायरस है। ये वायरस हमारे साइट ऑफ एन इन्फेक्शन पर है और यहाँ पर एक WBC आ जाता है। अब WBC इस वायरस को इनगल्फ करेगा, मतलब WBC इसको खा जाएगा और खाने के बाद WBC टारगेट को, मतलब इस सेल्स को, जो इस सेल को लगेगा कि इन्फेक्शन काज कर रहा है, टारगेट करेगा। सबसे पहले RBC रिकग्नाइज करेगी ये वो इन्फेक्शन काज कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो इन्फेक्शन काज कर रहा है तो सेकंड स्टेप इनगल्फ करने का, मतलब खा जाने का। अब सबसे पहले रिकग्नाइज किया सेल को जो इन्फेक्शन काज कर रहा था। सेकेंडली उसको इनगल्फ करके अपने परमिसिस, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ले गया WBCs। और थर्डली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सेकेंड नंबर बी, अदर WBCs मेक एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ WBCs जो हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। सो एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय डिसॉल्विंग। अब दोनों हमारे केमिकल्स हैं, मगर डिफरेंस क्या है? एंटीबॉडीज़ कर रही है माइक्रोब्स को डिसॉल्व, जबकि एंटीटॉक्सिन्स ऐसे केमिकल्स हैं दैट ब्रेक डाउन पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। इससे अब हमें पता चल गया कि एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम कोई वायरस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि डेंगू वायरस। अब डेंगू वायरस का जब भी वायरस हमारे अंदर जाएगा तब हम कहेंगे एंटीजन। एंटीजन जाएगा एक वायरस का हमारी बॉडी के अंदर। अब बॉडी को पता चल गया कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है, जो पहले तो मौजूद नहीं था मगर अभी अभी हमारे बॉडी में इंटर हुआ है और वो इन्फेक्शन काज कर रहा है। इसके लिए वो हमारी एक आर्मी बनाएगा और वो आर्मी स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है। उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी जो बनेगी सिर्फ डेंगू वायरस की एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करेंगी। अगर कोई दूसरा वायरस लाइक मलेरिया का कोई वायरस अंदर आता है तो ये एंटीबॉडी मलेरिया के एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। एंड नंबर सेकंड है एंटीटॉक्सिन्स। अब हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एंटी होता है मगर किसी चीज़ का अपोजिट, और टॉक्सिन कहते हैं पॉइजन को, मतलब जहर को। जहर को काटने वाली चीज़ है एंटी, मतलब जहर का असर ख़त्म करने वाली चीज़ है एंटीटॉक्सिन्स। अब ये कौन सा जहर है, कौन सा पॉइजन है, देखते हैं। ब्रेकडाउन पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। ब्रेकडाउन पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स बहुत तरह के हैं। हमारे पास वायरस हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई हैं और पैरासाइट्स हैं। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स इन्फेक्शन काज करते हैं तो ये किसी किस्म का केमिकल्स या पॉइजन प्रोड्यूस्ड करते हैं। ये पॉइजन जब प्रोड्यूस्ड होता है तो एंटीटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बाय द WBCs और ये एंटीटॉक्सिन्स जाके इस जहर के असर को ख़त्म कर देते हैं और हम इस जहर के नुकसान से बच जाते हैं। ये फ़ायदा है, आपने देखा WBCs का कि वो किस तरह हमारे बॉडी को बचा रहे हैं डिफरेंट तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स और दूसरे इन्फेक्शन से। ये है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा WBCs। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक था WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटिलेट्स, जो कि है फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के फोर्थ कंपोनेंट से मैंने आपको बताया, नंबर फर्स्ट आपको मैंने पढ़ाया था प्लाज्मा, द सेकंड वन रेड ब्लड सेल्स, आज हमने पढ़ा वाइट ब्लड सेल्स एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटिलेट्स। ये जो डायग्राम आप बुक पे देख रहे हैं,
WBCs को मैंने यहाँ पे इजी वे में ड्रा किया है, आपको समझाने के लिए आपको मैंने समझाया है। अब ये आप WBCs जो है आप ठीक तरह से पढ़ लेना। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 140। मैंने आपको होमवर्क पहले दिया था जब प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़ा था, तो मैंने 4 नंबर तक यहाँ तक आपको होमवर्क दिया था। व्हाट डू रेड ब्लड सेल्स डू, यहाँ तक। आज का आपका होमवर्क है डिस्क्राइब हाउ द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। नंबर 6 है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स RBCs भी पढ़ाया था और वाइट ब्लड सेल्स WBCs भी पढ़ाया है। इसमें आप डिफरेंस जो है वो लिख लेना पेज पे। व्हाट आर एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीबॉडी एंड एंटीटॉक्सिन्स। आज हमने पढ़ा एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन में डिफरेंस भी पढ़ा। नंबर 8 तक आपका होमवर्क है, 5 से 8 तक, वो आप पेजेस पे लिख कर व्हाट्सएप कर देना अपना होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।